आज योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के राज के दौरान का इतिहास क्या रहा वो खोल कर रख दिया। मेरा सीधा सवाल यह है कि 2027 में कानून व्यवस्था पर क्या समाजवादी पार्टी योगी मॉडल को चुनौती देने के लिए तैयार है? पूजा जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सुनाई दे रही है पूजा जी। जी पूर्णिमा जी, आपका प्रश्न नहीं आया, कुछ इशू हो गया हो तो आप प्रश्न अपने मैं सवाल दोहरा देती हूँ। मैं यही कह रही थी कि आज योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और उसकी सरकार के दौरान जो कुछ भी हुआ उसके बहुत सारे इतिहास की बातों को सामने रखा। 2027 में कानून व्यवस्था के योगी मॉडल को क्या समाजवादी पार्टी चुनौती दे पाएगी? पूर्णिमा जी, आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। कौन से कानून व्यवस्था की बात की जा रही है? जिस कानून व्यवस्था में दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, उस कानून व्यवस्था की बात की जा रही है। कौन से ऐसे कानून व्यवस्था की बात करें कि जहाँ पे गरीबों का काम हो जा रहा है? एक FIR दर्ज कराने चले गए, एक FIR दर्ज तो होता नहीं है सही तरीके, कहीं पर हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को जिन्ना याद आ रहे हैं। जिन्ना याद क्यों आ पूर्णिमा जी? क्योंकि इनको पता है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं किया है। कब इनको पाकिस्तान याद आएगा, जिन्ना याद आएगा। पहले जो है यहाँ पे भारत देश के खुदाई करते करते थक गए। इन लोगों का तो कार्यभार ही यही है कि हम भूतकाल में जाएंगे, वर्तमान काल में सत्यानाश करेंगे ताकि भविष्य काल ऑटोमेटिक सत्यानाश हो जाए। आप भविष्य काल में जाकर के भविष्य नहीं सुधार सकते हैं, आपको वर्तमान सुधारना पड़ेगा, तभी भविष्य सुधरेगा, तभी भूतकाल भी सुधरेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जब किसानों की बात करते हैं, गन्ना और जिन्ना को कंपेयर करते हैं, मतलब माखौल उड़ा रहे थे किसानों का। इनके जो है मंत्री खड़े होकर के जब कहते कहाँ मिल रही है 100 रुपए किलो दाल, मजाक उड़ा रहे होते हैं। इनके मंत्री से जब कहा जाता है पानी नहीं आ रही है तो ये कहते हैं कि बोलो जय श्री राम। इनके मंत्री के बेटे जो है चढ़ा देते हैं, थार चढ़ाते किसानों के ऊपर में। 200 किसान इनके काले कानून के चलते शहीद हो जाते हैं और ये बात कर रहे हैं। तो इनको राजशाही इतनी पसंद तो है आपको कि इनके भूत से जितनी 1930 समस्या है पूजा जी कि भूतकाल की बात करते हैं, पूर्णिमा जी, जब ये भूतकाल की बात करते हैं तो आपको बड़ी समस्या होती है। जिन्ना के साथ में मिलकर जब ये भूतकाल की बात करते हैं तो आपको बड़ी समस्या होती है पूजा जी। लेकिन आज जिसको आप भूतकाल कह रही हैं कि इनको भूतकाल याद रहेगा, वो आपका वर्तमान हुआ करता था ना। और अगर उस वर्तमान काल में जब आपकी सरकार थी आपने ये सब ना किया हो तो कह दीजिए। धार्मिक आयोजनों को लेकर, राम भक्तों को लेकर, यात्राओं पर रोक से लेके, या फिर जिन्ना के सो कॉल्ड उपासक वाली जो बात कह रहे हैं वो नहीं। आज तो माफिया कहां पर है? माफिया या तो जेल में है या जहन्नुम में है पूजा जी, ये तो मानती है। और तब माफिया कहां पर हुआ करते थे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी? या तो भाजपा में है, या तो माफिया जो जेल में है तो भाजपा में। नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ आपसे। मुझे तो जहन्नुम वाले भी पता है और मुझे जेल वाले भी पता है। मुझे नाम बता दीजिए। मुझे जहन्नुम वाले भी पता है, मुझे जेल वाले भी पता है। मैं पुलिस और माफिया दे देती हूँ जो सरकार में है और भाजपा में। पूजा जी, मुझे तो जेल वाले भी पता है और मुझे जहन्नुम वाले भी पता है। और अनफॉर्चुनेटली जेल वालों का भी और जहन्नुम वालों का भी ताल्लुकात समाजवादी पार्टी से रहा है। अनफॉर्चुनेट ही सही पर रहा है। तो या तो जेल में है कुछ या फिर जहन्नुम में है। मुख्यमंत्री जी के बात को सत्य मानते। अरे मैं तो, आप ऐसी बात कर रही हैं कि जैसे जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं वो किसी ने देखा ही नहीं, किसी को पता ही नहीं कि क्या हुआ है। ऊपर में इतने गंभीर आरोप रहे इनके। डिप्टी सीएम माफिया केशव प्रसाद मौर्य जी कौन नहीं है इनके यहाँ पे? इनके ब्रिजभूषण शरण माफिया, इनके जो है आशीष मिश्रा टेनी माफिया, सब तो माफिया है इनके। चलिए, इनके माफिया आपके माफिया नहीं, सब इनके यहाँ पे माफिया है। इनके माफिया समाजवादी पार्टी के माफिया नहीं। उनके लिए एक अलग परिभाषा ला दी जाए, वो माफिया नहीं थे। आज थोड़ा कौन परिभाषा लेकर के आई है? नहीं, मैं तो आपसे कह रही हूँ कि आप परिभाषा तय करिए ना पूजा जी। अगर इनके में माफिया नजर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, देखिए और नाम भी लीजिए, कोई समस्या नहीं है उसमें। लेकिन अपनी सरकार के दौरान जिन माफियाओं को संरक्षण मिला उनको तो मत भूलिए। इतिहास कभी पीछा नहीं छोड़ता पूजा जी, इतिहास कभी पीछा नहीं छोड़ता। इतिहास को भले ही भूत कहते हो लेकिन भूत की तरह वो पीछे ही लगा रहता है। इतिहास कभी पीछा नहीं छोड़ता। SN सिंह साहब, माफिया को जहन्नुम या जेल पहुंचाएंगे, लेकिन पूजा जी कह रही हैं कि बता दीजिए फिर आप ताल ठोक कर कि कोई अपराध उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। और अगर चुनावी नैरेटिव सेट करना है तो अपने विकास कार्यों पर कीजिए ना।
क्यों बात करते हैं कि समाजवादी पार्टी के दौरान क्या होता था और क्या नहीं? नहीं, दरअसल समाजवादी पार्टी जो है वो सुन ही नहीं पाती है, देख ही नहीं पाती है, घूमी बहरी वाली पार्टी हो गई है। जहां जहां मुख्यमंत्री जी जाते हैं 550 करोड़ योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन तो वो शामली में करने का कार्य कर रहे हैं, गाजियाबाद में जा रहे हैं, मेरठ में जा रहे हैं, कानपुर में जा रहे हैं, रामपुर में जा रहे हैं, गोरखपुर में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं तो शिलान्यास उद्घाटन विकास की ही तो बात कर रहे हैं कि रैपिड रेल वाला उत्तर प्रदेश, डिफेंस कॉरिडोर वाला उत्तर प्रदेश, अमूल की फैक्ट्री वाला उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे वाला उत्तर प्रदेश, विकास का उत्तर प्रदेश। लेकिन हाँ, हम भूतकाल का भी सम्मान करते हैं और अगर जनता ने इनको भूतकाल बना दिया है तो हम बताते हैं कि भूतकाल में कैराना में क्या होता था, मुजफ्फरनगर में क्या होता था, शामली में क्या होता था। हम ये भी बता रहे हैं कि हम 3.5 लाख करोड़ गन्ने मूल्य का भुगतान भी कर रहे हैं और जिस तरह से गन्ने की फैक्ट्रियां बेची जाती थी, ये भूतकाल वाले जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो क्या करते थे, हम ये भी बता रहे हैं कि आज मैं रामपुर में, कानपुर में, बरेली में, बदायूं में, बुलंदशहर में किसी तरह के दंगे नहीं हो रहे, सब चंगा। और देखिए किस तरह से विकास का कार्य हो रहा है। हम ये भी बताने का कार्य कर रहे हैं कि हम सबका साथ सबके विकास के नारे को कैसे बुलंद कर रहे हैं। उजाला दे रहे हैं, उज्ज्वला दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। आज जो हमारे किसान भाई हैं उनके गन्ने मूल्य का भुगतान कर रहे हैं, 400 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य ले आ रहे हैं। हम ये सारी बातें करते हैं कि समाजवादी पार्टी से अगर सवाल पूछ देते हैं कि भाई आपकी सरकार में कैराना में हिंदू क्यों पलायन करते थे तो एकदम थरथरा जाती है, घबरा जाती है, बतला ही नहीं पाती है। 700 दंगे क्यों होते थे तो नहीं बता पाएंगे, ये पूछा जाएगा। भूतकाल का सम्मान है और वर्तमान काल की सरकार ही भविष्य की नींव रख रही है, बता रही है कि देखिए 2 बार आपने सरकार बनाया, किस तरह से सब चंगा हो गया। आज जिस मेरठ में लोग कहते थे अपराधी हैं, वहां से डिफेंस कॉरिडोर, अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर, सभी जगह से आज देखेंगे कि विकास की बाहर बात बन रही। और मैं कह रहा हूं कि हम तो एक प्रवक्ता हैं और समाजवादी पार्टी की भी जिन्ना के उपासक कहकर धार्मिक ध्रुवीकरण क्यों कर रही है बीजेपी? जिन्ना के उपासक जैसी बातें कहकर धार्मिक ध्रुवीकरण क्यों कर रही है? देखिए जिन्ना क्या करता था, जिन्ना भी केवल एक धर्म की बात करता था, ये भी केवल एक धर्म की बात करते। जब सरकार में थे, शामली के यहाँ दंगा हो रहा है मुजफ्फरनगर में और पीड़ित आपको केवल एक धर्म दिखाई दे रहा तो जिन्ना नहीं क्या कहेंगे तो हम आपको क्या कहेंगे कि आप बहुत बड़े धर्माचार्य हैं। अगर आप धर्माचार्य हैं तो आप फोन करके थोड़े ना कहेंगे कि जो दंगा किया है उसको बुलाइए, हवाई जहाज से मुख्यमंत्री आवास में चाय पिलाइए और फिर उसको छोड़ाइए, कोई भी कहेगा। और हम अब भी कह रहे हैं, भाई ये पूछ रहे हैं ना कि सरकार की, आज मुख्यमंत्री जी ने क्या गलत कहा। उन्होंने कहा कुछ सरकारें थी जो अपराधियों के सामने नाक रगड़ती थी, गिड़गिड़ाती थी। कौन नहीं जाता है। अतीक अहमद 10 पुलिस वालों को बंदी बना लिया और स्वर्गीय मुलायम सिंह जी कह रहे छोड़ दो अतीक भाई, नहीं तो मेरी नाक कट जाएगी। तुम्हारे लिए तो मैं मछली खिलाता हूं, तुम्हारे कुत्ते से हाथ मिलाता हूं, तुम्हारे लिए तलवार खुनवाता हूं, अब तुम्हारी क्या मदद करूंगा। आज किसी अपराधी में ऐसी हैसियत औकात हो तो आप कह दीजिए किसी पुलिस वाले को बंदी बना दे। आप कह दीजिए कि कानून से बड़ा किसी का हाथ। में किसी को भी कहता हूं, किसी जाति धर्म मत मजहब का हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज विकास की भी बात की गई, उस विश्वास की भी बात की गई जो जनता के बीच में उत्पन्न हुआ, उस प्रयास की भी बात की गई। हमारे कवाल कांड क्यों हुआ? हमारी 2 बहनें जो पढ़ने जाती थी उनकी रोज छेड़खानी होती थी। कई बार उन्होंने थाने में कहा कि हमारी बहन के साथ छेड़खानी हो रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। और कौन नहीं जानता है कि लखनऊ से फोन जाता है कि एक धर्म को छोड़ दीजिए, दूसरे धर्म को गिरफ्तार कर लीजिए। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम कांवड़ यात्रा 17 से हमारी सरकार में चल रही है, लेकिन कानून का राज भी होगा और जो कांवड़ यात्रा है, कांवड़ यात्री हैं, उन पे पुष्प वर्षा भी होगी। क्यों? क्योंकि ये सनातनी सरकार है, ये राम भक्त सरकार। ठीक है। और रंगरेज साहब, फिर भी आप लोग कहते हैं उसके बाद की ये कार्रवाई करते हैं तो सिलेक्टिव करते हैं। अब अगर इन्हें धर्म विशेष के लिए संदेश देना होता तो कांवड़ यात्रा की बात नहीं करते ना। और अगर क्लियरली कह रहे हैं कि नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लॉ एंड ऑर्डर और उसमें कुछ भी सिलेक्टिव नहीं है, सबके लिए बराबर है, तब क्या समस्या है? किसी राज्य में ऐसा राज क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए पूर्णिमा जी, जो अभी बड़ी बात जिन्ना की बात हो रही थी, तो मौजूदा दौर के जिन्ना तो जो आज जो है योगी जी हैं, जो संविधान की शपथ लेके विशेष धर्म के लोगों के लिए काम कर रहे हैं और एक धर्म को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। कैसे मैं बताता हूँ। फर्जी एनकाउंटर मुसलमानों के किए जा रहे हैं, मुसलमानों के पैरों में गोली मारी जा रही है, बुलडोजर मैं बताता हूँ, पूरी बताता हूँ। 90% बुलडोजर की कार्रवाई आप देख लीजिए। बाकायदा कई सारे जो हैं जिन्होंने रिसर्च की। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए पूर्णिमा जी, आप प्रवक्ता मत बनिए बीजेपी की। प्रवक्ता है वो बता देंगे। आप जो कह रहे नहीं, मैं आपको नैरेटिव गढ़ने नहीं दूंगी, इसीलिए
फैक्ट्स पर बात कर रही हूं। आपने कहा 90%, मैं कह रही हूं कि अगर इनको 90% करना था तो 100% कर देते। क्या कर लेते आप? हम क्या कर लेंगे? क्या कर लेते? देखिए, ये 90% का आंकड़ा कैसे है, मैं ये जानना चाहती हूँ, कैसे है 90% का आंकड़ा? 90% का आंकड़ा ऐसे है, जो भी टीवी चैनल आप खोल लीजिए, अभी संभल का देख लीजिए, यूपी में अलग अलग जगहों पर जहां जहां भाजपा की सरकार है 2014 के बाद से, जिन जिन क्योंकि राज्यों आपकी में, तो है ही नहीं, मैं बता रहा हूँ बहुत ना, कम है। नहीं हमारी बहुत कम है, हाँ। मगर जिन जहां जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर लगातार निशाना बनाया जा रहा, मजारों को निशाना बनाया जा रहा, दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा, मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा, अवैध अतिक्रमण को निशाना बनाया जा रहा। अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण अब मैं को बताता निशाना हूँ, है। अब हर जगह बना दीजिएगा अगर कब्जा करके, फिर सर मैं बोलूंगी आपको खराब लगेगा। पूर्णिमा जी, जानते सब आप खुद भी हैं, आप सब खुद बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अभी अभी आप ही के वक्फ बोर्ड पर कितने गंभीर आरोप को लगाने वाला कौन है? हिंदू है क्या? कोई धर्म गुरु है क्या? आपको भी पता है वक्फ बोर्ड पर किसने आरोप लगाए? अवैध अतिक्रमण क्यों? और सब जान, फिर उसके बाद आप बना लेंगे मजार और फिर उसके बाद उस पर बुलडोजर चलेगा तो आप कहेंगे कि देखिए देखिए मजार को निशाना बना लिया। देखिए पूर्णिमा जी, आपने अभी कहा वक्फ बोर्ड की बात की, वक्फ बोर्ड का अलग टॉपिक है वो, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ हाँ, आपको। वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन होता है, जो अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है पता है आपको इस बात का? वो भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वो चुनती हैं, और वो अब ना, नहीं, अगर भ्रष्टाचार आपने नहीं मैं आरोप सुने आपने, किस किस का खुलकर नाम लिया है बताऊं? आजम खान का नाम सुना आपने? मैडम मैंने आरोप सुना लगा ना है, आजम खान ये पर। सारे आरोप हैं, अभी कोई सिद्ध नहीं हुए। पर अगर चल जाता है बुलडोजर तो आप लोग कहते हैं। खैर अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर सिंह साहब आ रही है। देखिए पूर्णिमा जी, मेरा कहना लगातार यही है कि अभी राम मंदिर में चोरी हुई, वो लोग कौन थे, किस धर्म के थे वो लोग जिन्होंने चोरी करी? वो चोर हैं, वो चोर हैं। हाँ, चंदा चोर कौन है? मैं कह रही हूँ वो चोर हैं। कौन है? और जिन्होंने वक्फ में घोटाला किया वो भी चोर हैं। हाँ, तो दोनों लोग चोर हैं, बिल्कुल चोर है, और सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। इसमें धर्म कौन चुन रहा है? नहीं, रंगरेज साहब चुन रहे हैं या पूर्णिमा मिश्रा धर्म चुन चुना रही जाता है? है। दूसरा पूर्णिमा जी, आपने धर्म का चुनाव किया, आपने धर्म का चुनाव किया, मैंने कहा सब चोर है, मैंने कहा सब चोर है। आपके पास फैक्ट्स नहीं होते साहब तो इधर उधर मत जाया करिए, और कभी भी नहीं होते आप लोगों के पास, कभी भी नहीं होते आप लोगों के पास। आपको चाहिए हम धर्म के नाम पर जो है अपनी ख्याति हासिल करते रहे, हम धर्म की बात, तब प्रॉब्लम नहीं है। हम मुसलमानों की बात करते रहेंगे तब प्रॉब्लम नहीं है। कोई कह दे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तब प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके अलावा आपको उदाहरण दूं, उसके अलावा आपको उदाहरण दूं, उसके अलावा आपको उदाहरण दूं। आप इस सरकार को लेकर कहते रहते हैं, सिंह साहब इसका जवाब देंगे, पहले आप 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिए। लेकिन आप लोग बार बार ये कहते रहिए कि ये तो मुसलमानों को कुछ नहीं देते। आपका दिल भी जानता है कि सबको सब कुछ बराबर मिलता है। पूर्णिमा जी, जो जुल्म आज योगी जी मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं, जब योगी जी पे जुल्म हुआ था तो वो संसद के अंदर किस तरीके से रोए थे, ये सारी वीडियो वायरल है और सब लोगों ने देखी भी थी। मगर वही हालात वही बनाना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। योगी जी संविधान की शपथ लेके, उनकी नजर में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक बराबर होने चाहिए, मगर वो खास तौर से हिंदू समुदाय के लोगों के लिए काम करते हैं, मुसलमानों को ठोक देने की नीति पे काम करते हैं। अगर इंसाफ रोडों पर होगा पूर्णिमा जी, तो फिर अदालतें और जो थाने हैं, तो अदालत ने अभी तक तो फिर अदालत को इंटरवेन करना चाहिए था ना, फिर किसी भी कार्रवाई पे किया क्या? अब दूसरे का नाम लिया जा रहा है, एहसन सिंह आपका नाम नहीं। पूर्णिमा जी सुनिए। हाँ बोलिएगा। पूर्णिमा जी अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ कुछ पढ़ लिख कर आया करो ना भाई। अगर किसी भी धर्म के बारे में अगर आपको बोलना है तो आप एक डेटा लेकर आए। अभी तक कितने इनकाउंटर हुए हैं? 207। 207 में हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं आपको पता है? 140 हिंदू हैं, 67 मुस्लिम है। कितने हुए? हिंदू मुस्लिम का इनकाउंटर नहीं होता है, अपराधी का इनकाउंटर होता है। वो आंकड़ा बताओ ना। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, मतलब ये मान के चले कि अब सुन लीजिए, हम ये मान कर चले हैं कि जो आजम खान थे वो मुसलमान थे इसलिए हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे थे। हमें मान के चले कि अतीक अहमद वो किसी पाल समाज को हिंदू समझ के मार रहा था। किस हिंदू के ऊपर अत्याचार किया है बताना जरा। एहसन सिंह जी, आप बड़े आंकड़े की बात कर रहे हैं, तैयारी करके नहीं आते, तैयारी करके तो आप नहीं आते। आप बताइए आजम खान ने किस हिंदू की जमीन कब्जा किया? बताइए अगर हिम्मत है तो। मतलब ये मान के चले, अगर हिम्मत है तो बताइए, नहीं तो माफी मांगिए आप। कैसी अंग्रेजी बात करने चले आए? झूठे हैं हमने आप। अभी आपसे पूछा, कोई फैक्ट नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई तर्क। मैं कह रहा हूँ आपके पास सारे मुसलमान ये मारने के लिए
आपको बहुत साल से हिंदू जानता हूं, आपके पास कोई तथ्य नहीं होता, अगर आप कोई झूठ बोलते हैं मुसलमान टीवी ये चैनल कह रहा पे है कि आप ये फला चीज सिर्फ पढ़ो, झूठ बोलते हैं नहीं आप। तो मैं आपकी हत्या कर दूंगा, और कश्मीर में कर देते हो तो सारे मुसलमान करते चले गए हैं। कश्मीर अगर में। कोई एक ऐसा चले मुसलमान गए किसी कश्मीर का में, गला बात कहाँ की राजस्थान हो रही में है, काट कहाँ देता है चले तो हम कहें सारे मुसलमान काट देते हैं, कैसी बात करने चले। और तीसरी बात मैं कहूंगा, पूर्णिमा जी इनको बताने का कार्य कीजिए, ये प्राइवेट चॉइस प्राइवेट राइट वाली सरकार नहीं है। प्राइवेट चॉइस प्राइवेट राइट चाहिए तो पाकिस्तान में चले जाइए, धर्म के नाम पर एक देश से ले चुके हैं, आप चले धर्म जाइए के नाम पर नेपाल, बहुत सारे आप इंस्टीट्यूशन चले बना जाइए चुके हैं। नेपाल। बाबा साहब ने जब आपको मैं संविधान टिकट निकाला क्या तो उन्होंने किसी को कहा कहीं धर्म जाने के की नाम पर कोई जरूरत कार्य नहीं नहीं है, होगा, आप लोग यहीं और रहिए। धर्म के नाम पे कोई कार्रवाई हम न कार्रवाई करते हैं न धर्म के नाम पे कोई कार्य करते हैं। आज धर्म के नाम पे अगर हम कार्य करते तो सभी धर्म का आशीर्वाद नहीं प्राप्त होता। क्या आप बताना चाहते हैं कि दूसरे धर्म के लोग, हमारे सिख ईसाई, वो भारतीय जनता पार्टी को मत नहीं करते हैं, हमारे मुस्लिम भाई भारतीय जनता पार्टी को मत नहीं करते हैं, हमारी मुस्लिम बहनें भारतीय जनता पार्टी को मत नहीं करती हैं? क्या आपको बुरा नहीं लगता है कि अगर 3 तलाक देकर आपकी बहन को छोड़ दिया जाए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी आदित्यनाथ जी की, मोदी जी की सरकार में अगर मोदी जी 3 तलाक पे नीतियां ले आते हैं तो आपको विरोध करना चाहिए? क्योंकि आप लोग अगर कोई 26/11 की घटना को अंजाम दे देगा तब भी वो मेरे धर्म का है, पार्लियामेंट पर अटैक कर देगा तो भी मेरे धर्म का है, और छांगुर मियाँ छांगुर मामा बन के बहुत सारे हिंदुओं का धर्मांतरण करा देगा तो भी हमारे धर्म का। तो ये धर्म कर्म वाला काम आप करिए। हमने संविधान की शपथ दी, हमारी सरकार ने संविधान का शपथ दिया, इसलिए उजाला सबके लिए, इसलिए उज्ज्वला सबके लिए, इसलिए किसान सम्मानित सबके लिए, इसलिए दवाई पढ़ाई सबके लिए। हम धर्म देखकर कार्य और कार्रवाई कर रहे होते तो तीसरी बार सरकार नहीं बना। ऑपोजिशन के अपने तर्क, बीजेपी के अपने तर्क, लेकिन जिन्ना की बात करना, और ये सरकार तो बार बार विकास के मॉडल पर आई है ना, और कहती है कि हमने विकास का काम किया है। ये कहते हैं कि हम सिर्फ कहते नहीं है, हम करते हैं। उस बीच में ये जो तड़का लगाया जा रहा है इन सब बातों का, इससे आपको लगता है कि बेनिफिट बीजेपी को होने वाला है और ऑपोजिशन को इससे कोई नुकसान होगा, या एक बार फिर से तथ्यों की और नैरेटिव की बहस फिर से तेज हो जाएगी? देखो पूर्णिमा जी, योगी जी को झूठा करने के लिए या भारतीय जनता पार्टी को झूठा करने के लिए एक एग्जाम्पल तो उत्तर प्रदेश में देना होगा। जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर के आज तक क्या हिंदुओं ने, क्या किसी मुसलमानों ने पलायन किया दंगे के बाद? कि हमेशा हिंदुओं ने ही पलायन किया। एक कोई मुझे एग्जाम्पल बता दे उत्तर प्रदेश में कि दंगे के बाद यदि वहां के मुसलमानों ने पलायन किया हो। एक एग्जाम्पल नहीं उत्तर प्रदेश में। अरे मुजफ्फरनगर का एग्जाम्पल बातें कर रहे हैं पत्रकार साहब, प्लीज सुन लीजिए। मुजफ्फरनगर में पलायन किया मुसलमानों ने, और वहां गुजरात में पलायन किया मुसलमानों ने, जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां से पलायन कर रहे हैं मुसलमान। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। आप कह रहे थे अभी जम्मू कश्मीर पर चले गए, अभी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है ना। अरे आप पत्रकार है, पत्रकार वाली बातें करिए, आप मत घुसिए इधर उधर। आप भारतीय जनता पार्टी के लेबलिंग पे तुरंत आ जाते हैं, आप कूद के जंप मारते हैं, हाई जंप मारते हैं और लेबलिंग पर आ जाते हैं। आप मुद्दे पर बात करिए, लेबलिंग का काम छोड़ दीजिए। नहीं, लेबलिंग का काम छोड़ दीजिए। अरे साहब, आप मेरे को नहीं बख्शते, उनको क्या बख्शेंगे? तभी मैं कह रही हूँ कि लेबलिंग का काम छोड़ दीजिए, बात सुनिए सिर्फ। बोलिएगा कौशिक साहब। दंगे देखे हैं, मुझे पता है, मैं गया हूं जमीनी स्तर पर, मैंने रोते हुए बिलखते हुए लोगों को देखा है। किसी देश में देखा होगा जब दंगे हो जाए और वहां का प्रधानमंत्री केवल मुसलमानों के शिविरों में जाए और हिंदुओं के शिविरों में न जाए? एक एग्जाम्पल मुझे दे दीजिए। मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी मुसलमानों के शिविर में हिंदुओं के दंगे क्यों नहीं गए? इसका कोई जवाब है? और दूसरी तीसरी बात, आप पत्रकार होकर बीजेपी की आइडियोलॉजी को मानने वाले पत्रकारों को बिठाया जाता है टीवी चैनल पे, वो आके उनका पक्ष, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो अपनी बात अच्छे से रख लेंगे। आप बड़ी पत्रकार हैं, आप अपना काम अच्छे से करिए। आप हर बार कह रही हूँ, अपना सर्टिफिकेशन देना बंद कर दीजिए, सर्टिफिकेशन देना बंद कर दीजिए। यहाँ पर कोई भी नहीं चाहता आपकी तरफ से सर्टिफिकेट। आप जिसके लिए बैठे हैं उसको सर्टिफिकेट दीजिए, उस पार्टी को उसकी बात करिए, दूसरों को लेबलिंग करना बंद करिए। मैं आखिरी बार आपसे कह रही हूँ। कौशिक साहब जल्दी से बात को खत्म करेंगे, फिर रमनीश जी आपके पास आ रही हूँ। मैंने तो नेता कांग्रेस से कहा कि भारतीय जनता पार्टी को झूठा करिए, एक एग्जाम्पल दीजिए देश की जनता को। यदि मुआवजे की लिस्ट बनती है मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद तो सिर्फ मुसलमान होते हैं, हिंदू नहीं होते हैं। और वो लिस्ट जब सिविल सोसाइटी के लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से कैंसिल होती है और सरकार को फटकार लगती है, तब उसमें हिंदुओं के नाम जोड़े जाते हैं। क्यों जोड़े जाते हैं हिंदुओं के नाम? सिर्फ मुसलमानों को मुआवजा मिलेगा, हिंदुओं को मुआवजा नहीं मिलेगा। तो ऐसे एग्जाम्पल सेट हैं, इसलिए मुख्यमंत्री कह रहे हैं
ठीक है। यदि ऐसा चरित्र पिछली सरकारों का नहीं रहता तो ठीक है। मुख्यमंत्री जी को कहने का मौका नहीं मिलता। ओके सर, ठीक है। लोगों ने किया, मुख्यमंत्री जी उसको रमनीश जी। बना रहे हैं या जनता को समझाने का काम कर रहे हैं। ठीक है कौशिक कोई साहब। नेता रमनीश जी, मुख्यमंत्री कहते हैं। 2027 में आपको लगता है कि एक तरफ कोशिश हो रही है भावनात्मक मुद्दों से जोड़ा जाए, उसका फायदा मिलेगा, बाकी तो सब हो रहा है वो तो हम बता ही देंगे, लेकिन भावनात्मक मुद्दों से जोड़े रखना जरूरी है। देखिए, जनता जो है वाकई में विकास के मुद्दों को भी देखती है, और जो भी हमारे 2017 से पहले जो चीज़ें हुई, भावनात्मक रूप से जिस तरह से हिंदुओं को, सनातनियों को कुचला गया, उनके विचारों का जिस तरह से क्रुंदन किया गया, मुझे लगता है इन सब चीज़ों को हम जब याद करते हैं तो कहीं ना कहीं खून खौलता है हमारा, एक आम जनता के नाते बताया जाए तो। फिर बात करें कि यहाँ पे बात आती है कि जिन्ना के उपासक भी यहाँ पे हैं, और बाबर और औरंगजेब की औलादे भी आसपास में हमें दिखाई देता है। 1948 की बात करूं तो डायरेक्ट एक्शन जब जिन्ना ने किया था तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू बेघर हुए थे और मारे भी गए थे। 1947 में जब नौवा खली कांड हुआ था उसमें भी, जब कोलकाता में, उसमें भी हिंदू ज़्यादा से ज़्यादा मारे गए थे। चाहे भागलपुर 1989 की हम दंगे की बात करें, उस समय भी ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू ही मारे गए थे। कोलकाता 1964 की बात करें, वहाँ पे जो दंगे हुए थे उसमें हिंदू मारे गए थे। और 2012 में बिल्कुल सही है कि 2012 में जब हिंदू और उसमें मुसलमान भी कुछ मुझे लगता है उनका भी कुछ हुआ होगा, लेकिन उसमें चुन चुन करके यदि दिया गया था मुआवजा तो वो मुसलमानों को ही घर में गया था, हिंदुओं के घर में नहीं। तो नैरेटिव कौन चलाता है? और आज समाजवादी पार्टी जो है नैरेटिव यदि मुसलमानों के लिए जालीदार टोपी पहन करके चलाया करती थी, इसी का खामियाजा भुगत रही है कि आज वो 2017 से लेकर के आज तक वो सत्ता से बाहर है। उत्तर प्रदेश की बात करें, और जहां तक बात है कि जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर में मुझे लगता है 173 एकड़ से ज्यादा की जमीन जो है आजम खान ने कब्जाई हुई थी, आज उससे मुक्त कराया गया। करीबन अतीक अहमद की बात करें और उसके परिवार की बात करें तो करीबन 1200 करोड़ से लेकर के 1600 करोड़ तक की जो संपत्ति उससे कुर्क की गई। टोटल कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में जितने भी चुन चुन करके मारे गए, आप बात हो रही थी ना कि यहाँ पे कुछ को जेल भेजे गए, कुछ को जहन्नुम में भेजा गया, तो जितने भी अपराधी थे उसको जहन्नुम में भेजा गया। और लंगड़ा कहा गया, आप पूछ रहे थे ना कि कितने, 11,834 लोगों के ऊपर जो है लंगड़ा किया गया यहाँ पे। और मुझे लगता है कि लंगड़ा यदि किया गया, लंगड़ा सलाम दिया गया। सलाम किनको दिया गया? जो बेवा मजदूर थे, जिनके ऊपर अत्याचार करते थे वो सारे लोग, उनको सलाम दिया गया। और 279 कुख्यात अपराधी जो थे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, उनको जहन्नुम में किसी तरीके की कार्रवाई का विरोध करते करते अपराधियों पर हो रही सख्ती का विरोध क्यों होने लगता है? मैं डिबेट जब भी आपकी करती हूँ तो मुझे जो है गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई वो ध्यान आती रहती है, सम्राट को नहीं दोष गुसाई, नहीं देख रही थी। अभी जो लोग किसानों की बात कर रहे हैं, भगवान श्री राम जी की बात कर रहे हैं, वो जो है भगवान श्री राम जी के मंदिर में चोरी करते हैं, उनको मजबूर करते हैं किसान आत्महत्या करे, किसानों को डीएपी यूरिया मांगने पर लाठी चार्ज करते हैं, किसानों को मुफ्त बिजली तक नहीं दे पाते हैं। वो बात कर रहे हैं, किसानों की बात करने चले जा रहे हैं। जिन्ना की मजार पे जाते हैं भाजपाई, जिन्ना के मजार पे जाकर के कहते हैं सेकुलर नेता बिना बुलाए पहुंच जाते हैं इनके आडवाणी जी, और यहाँ पर अभी भी खुदाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त है, सड़क पर है और अपने अधिकार का मांग करे। हमारे मुख्यमंत्री जी अपने उनके ऊपर थू हो रहा है ना भगवान श्री राम जी को लेकर के, उसको दबाने के लिए उठा लिए कुदाल और बस लगातार लगे होंगे किस तरीके से मैं खुदाई करूं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि उसे कहां और किस पक्ष में जाकर के वोट देना है। और इनके यहाँ पे सबसे ज्यादा आपराधिक मुकदमे वाले नेता भाजपा में है। और आज की तारीख में आप हत्या करिए, भाजपा में ज्वाइन हो जाइए, आपके ऊपर हत्या का मुकदमा नहीं चलेगा। ये भाजपा की नीति और नियत बन गई है। ठीक है रंगरेज साहब। देखिए, मेरा तो लगातार यही बात का, हर बार मैं यही बात कह रहा हूँ कि, और एक शेर से अपनी बात शुरू करूँगा कि गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। जिस तरीके से योगी जी लगातार मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू तुष्टीकरण कर रहे हैं। वो पहले की पार्टियां कुछ करती थी, वो मुस्लिम तुष्टीकरण करती थी। बताइए, जब कावड़ की यात्रा होती है तो सर आप तो बिल्कुल सच कह गए आप तो। दूसरी बात, बड़ी खुशी हुई मुझे, पहली बार किसी ने सच बोला कि पहले की कुछ सरकारें मुस्लिम तुष्टीकरण करती थी, ये हिंदू तुष्टीकरण करती। तो तुष्टीकरण की राजनीति, जब देश की जनता आज महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, हेल्थ का आप देख लीजिए, स्वास्थ्य का देख लीजिए, रोडों का स्ट्रक्चर देख लीजिए, गाँव की हालत देख लीजिए। यूपी में अगर कहीं पे है, बार बार कहते हैं कि पहले की सरकारें
जी निवेश कितना है उत्तर प्रदेश में? क्या? यूपी में निवेश कितना आया अभी? देखिए निवेश तो वहां पे आता ऐसे ही है, पूछा मैंने। मगर जो निवेशक हैं उन्होंने जब बाकायदा कानून एक खराब पूरा था, तब योगी जी कितना ने निवेश एक था पूरा और अब कितना निवेश है? सम्मेलन किया आंकड़ा था। है क्या? जो लोग समय आए थे हाँ। वहाँ पे व्यापारी, वो किसी ने भी वहाँ पे काम ठीक है, कर वापस ओके। चले गए। सिंह साहब, कुछ भी नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में? नहीं, अच्छी बात है। देखिए इनके कहने से क्या, इनको जनता मान कौन रही है? वो सब जान रही है कि ऐसे ही बोलने वाले लोग, ऐसे ही करने वाले लोग। अगर इनके कहने पे जाती तो ये 17 से तो रो रो के आंख भर आई है इनकी, चिल्ला रहे हैं, हाहाकार मचा रहे हैं। जनता मान रही है कि, जनता जान रही है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई, कभी भी भविष्य में आ गई, तो फिर वही हाल होगा। गरीबी की झोपड़ी जलेगी, बाबा साहब को भूमाफिया बता देंगे, भारत माता को डाइन बता देंगे, और किसी सांसद लड़ने अगर कोई महिला जाएगी तो उसका बताएंगे कि वो क्या पहनी हुई है। ये सब लोगों ने देखा है, इनका हत्या भी, इनका अपहरण भी, इनका चरित्र भी। हम ये जरूर कहेंगे, अभी आपके जिम्मेदार चैनल पर दिखाया गया कि अगर 4 लोगों की पोस्टिंग होती है तो उसमें हमारा एक मुस्लिम बहादुर भाई जो आईपीएस है उसकी भी पोस्टिंग होती है, क्योंकि सरकार सबकी होती है और सबके लिए कार्य करती है। लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं कि हम जो है मुसलमान हैं और कट्टर मुसलमान हैं और हिंदुओं को प्रताड़ित करेंगे, तो इस तरह की छूट तो नहीं मिलने नहीं, पर वाली। एक खास बात तो करके इस अंग्रेज सरकार साहब में कही गए कि पहले नहीं की मिलने सरकारें मुस्लिम तुष्टीकरण कुछ करती थी और अब जो है हिंदू तुष्टीकरण हो रहा है। कौशिक साहब, देखो ये तो सत्य स्वीकार कर ही लिया, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके कोई 5 दशक तक सत्ता में रह सकता है, तो ये हिंदू तुष्टीकरण करके क्यों सत्ता में नहीं रह पाएंगे? ये तो कांग्रेस के नेताओं को पूछना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात पूर्णिमा जी, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं रही है। कई बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं, उनसे संतुष्ट नहीं थी जनता, तो रिपीट नहीं किया उनको। योगी जी की सरकार से संतुष्ट हैं, योगी जी के क्रियाकलाप से संतुष्ट हैं, रिपीट की। तो ये नहीं होगा कि पहले सरकार, पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है जो जनता को सुरक्षित महसूस कराएगी, निश्चित तौर से दंगे से मुक्त कराएगी, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां निश्चित तौर से कहने की आवश्यकता नहीं है, तो रिपीट होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। ठीक है। रमनीश जी, पूर्णिमा जी, में राजनीतिक सत्ता की बात की जाए तो सबका एक अधिकार होता है कि आपको किन आदर्शों पे चलना है। कि एक आदर्श जो अतीक अहमद और आजम खां और बहुत सारे मुख्तार अंसारी, जिनका आपराधिक मुझे लगता है कि जिस तरह से लवालब हुआ करता था, उसमें सनी हुई पार्टी होती थी समाजवादी पार्टी, उसके साथ हुआ करती थी। फिर बात करें कि अभी कांग्रेस पार्टी की भी बात हुई, कि तुष्टीकरण की बात हुई, तो वाकई में कांग्रेस पार्टी की 1947 से लेकर के अब तक का वही रहा है, उस तुष्टीकरण में डूबी हुई पार्टी रही है। और एक तरफ, दूसरी तरफ हम भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं कि अतीक अहमद के द्वारा जो कब्जाई जमीन थी उसके ऊपर प्रधानमंत्री आवास बने हुए हैं। ठीक है, ये आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा और हम भी इसी तरीके से बहस करते रहेंगे।